हिंदुस्तानियों लगभग 250 सालों तक अंग्रेज़ों की गुलामी की और अमानवीय जुल्मों को सहा और अंग्रेज़ों के अत्याचार से लगातार लड़ते हुए न जाने कितने ही बच्चे, बूढ़े और युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तब जाकर हम कहीं आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं और आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश में अमृत महोत्सव मना सके हैं। लेकिन अंग्रेज़ हमेशा से भारत में नहीं थे, बल्कि जब वे मीलों का सफ़र तय करके भारत आए थे तब यहाँ पर मुग़लों का राज था और अगर मुग़ल ना चाहते तो अंग्रेज़ भारत में प्रवेश तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारत में एक ओर मुग़लों का शक्तिशाली साम्राज्य था तो दूसरी ओर मातृभूमि पर मर मिटने वाले मराठा भी थे। ऐसे हालात में अंग्रेज़ों को भी भारत पर राज करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। मगर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर अपना वर्चस्व इतना बढ़ा लिया था कि उन्होंने पूरे मुग़ल साम्राज्य को ही ख़त्म कर दिया। लेकिन इस इतिहास से सवाल ये आता है कि मुग़लों के उस शक्तिशाली साम्राज्य को अंग्रेज़ों ने आखिर किस तरह ख़त्म किया होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको वही दास्तान सुनाने वाले हैं। तो इसी बात पर चलिए शुरू करते हैं इतिहास के एक और नए अध्याय को। इतिहास बताता है 16वीं सदी के अंत में भारत इतना संपन्न हुआ करता था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका लगभग 1/4 हिस्सा केवल भारत में ही उगता था। यही वजह था कि भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था और पूरी दुनिया की नज़र इसी सोने की चिड़िया पर टिकी हुई थी। ऐसे में भला अंग्रेज कहाँ पीछे रहते। उस समय भारत में दिल्ली पर सम्राट अकबर का राज्य था और ऐसा माना जाता है कि अकबर अपने दौर के सबसे ज़्यादा दौलतमंद बादशाह थे। लेकिन उस समय ब्रिटिश में भी गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। उस समय महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम की काल में अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। अफसोस कि आपसी गृह युद्ध के चलते ब्रिटिश वास्तविक स्तर पर 3 से 4% उत्पादन कर पाता था और इसी दौरान पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पीछे छोड़कर उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे थे। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि ब्रिटेन के लुटेरे नाविक ने पुर्तगाल के जहाज़ों को लूट कर ही अपना काम चलाते थे, क्योंकि ब्रिटेन में लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन उसी दौरान एक ब्रिटेन नाविक को समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अपार संपदा और समृद्धि के बारे में पता चला और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक ये खबर जल्दी पहुंच गई। फिर आया समय सन 1600 का, जब 2 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। और इस कंपनी के सदस्य ने जब अपनी राजनीति और कूटनीति महारानी एलिज़ाबेथ को सुनाई तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने लगी। इधर भारत में इसी बीच बादशाह अकबर की मौत हो गई थी और अकबर के बाद मुग़ल बादशाह के तख्त पर अकबर के बेटे जहांगीर की ताजपोशी कर दी गई थी। अब साल आ चुका था 1608 का। इधर जहांगीर अंग्रेज़ों की चाल से अनजान हिंदुस्तान पर राज कर रहा था और उधर कैप्टन विलियम हॉकिन ने समुद्री रास्ते से गुजरात के सूरत में अपने कुछ व्यापारियों के साथ प्रवेश कर चुके थे और बस इनके आगमन के साथ ही भारत पर ऐसी काली छाया मंडराने लगे कि जिसने भारत को ऐसा काला इतिहास दिया जो सृष्टि के अंत तक नहीं भुलाया जा सकता। अंग्रेज़ों ने भारत में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने की घोषणा की और अपनी इसी प्रस्तावना के साथ वे कीमती उपहारों को लेकर कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अपने कुछ साथियों के साथ जहांगीर के दरबार में पहुंचा। बादशाह जहांगीर उस समय तो डच और पुर्तगालियों के दबाव के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और अंग्रेज भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो लगातार इस व्यापारिक समझौते के साथ साथ नई प्रॉफिटेबल डील्स जोड़ते हुए बार बार जहांगीर के पास जाते रहे और अंत में कुछ समय बाद
जहांगीर ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके उन्हें व्यापार करने के लिए मंजूरी दे दी। और ये मंजूरी मिलते ही अंग्रेज़ों ने पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में अपनी कंपनियां स्थापित कर अपना व्यापार शुरू कर दिया। शुरुआत में इस कंपनी ने तो यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया और बदले में उन्हें अच्छी तनख्वाह भी दी, जिस कारण हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी प्रभावित हुए और कई हिंदुस्तानी व्यापारियों भी इस फैक्ट्री में जुड़ गए। लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं, पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता ही चला जा रहा था। अपने बढ़ते व्यापार की वजह से अंग्रेज़ों के मन में इतना ज़्यादा लालच बढ़ गया कि उन्होंने भारत की सत्ता पर ही कब्जा करने की योजना बना डाली और इसी उद्देश्य से 1686 में ब्रिटिशों ने मुग़लों के खिलाफ जंग छेड़ दी और औरंगजेब से हुई इस जंग में मुग़लों ने ब्रिटिश को बुरी तरह से हरा दिया। इस हार से ब्रिटिशर्स को ये बात तो समझ आ गई थी कि वे मुग़लों को जंग लड़कर नहीं हरा सकते, लेकिन उन्हें भारत पर कब्जा भी करना था, जिसके लिए उन्होंने वो कूटनीति अपनाई जिसका फ़ायदा वर्षों बाद भी आज तक भारत के धूर्त नेता उठाते हैं और राज करते हैं। और वो कूटनीति थी डिवाइड एंड रूल की, यानी आपस में फूट डालो और उनके ऊपर राज करो। जंग में हारने के बाद ब्रिटिशर्स ने औरंगजेब से माफ़ी मांगते हुए ये वादा भी किया कि वे दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा और औरंगजेब ने उस पर कुछ जुर्माना लगाकर उसे माफ़ कर दिया और अपना व्यापार उसी तरह चालू रखने के लिए आज्ञा भी दे दी। लेकिन मुग़लों द्वारा ही ब्रिटिशर्स को माफ़ करना ही मुग़लों के अंत का ज़रिया बना, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद कई लोग मुग़ल सत्ता पाने के लिए आपस में लड़ने लगे और इसी लड़ाई के चलते एक समय ऐसा आया जब कुछ कमज़ोर शासक मुग़ल बादशाह बन गए, जो कि मुग़ल साम्राज्य को व्यवस्थित ढंग से चला ही नहीं पाए। ये अनुभवहीन बादशाह रोज़ नए नए नियम बनाते और उन्हें बदलते रहते और उनके इसी तरह के बेवकूफ़ी के चलते अंग्रेज़ों को मौका मिल गया अपनी चाल चलने का। दरअसल 1717 में मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को एक फरमान जारी किया, जिसमें उन्होंने बहुत छोटी सी रकम सालाना फ़ीस के रूप में देकर बिना किसी लगान या कर के व्यापार करने की इजाज़त मिली। इसी दौरान पर्शिया के बादशाह ने मौका देखकर भारत पर आक्रमण कर दिया। अब चूँकि ऐसे में मुग़ल बादशाह अपनी सत्ता के नशे में इतने खोए हुए थे कि उन्हें अचानक हुए इस आक्रमण के बारे में पता ही नहीं चला और पर्शियन सेना दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली की गद्दी मुग़लों के हाथ से लगभग छूट ही गई थी। स्थिति को पूरी तरह बिगड़ते हुए देखकर मुग़ल बादशाह ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए और कुछ बेशकीमती हीरे मोती देकर दिल्ली को बचाया। इतनी बड़ी लूट के बाद मुग़ल पूरी तरह टूट गए थे और अंग्रेज़ों की साजिश उन्हें कुछ कुछ समझ आने लगी थी, पर अफसोस कि अब वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था और उनका साम्राज्य भी। अंग्रेज़ भारत पर कब्जा करने की अलग अलग रणनीति अपना रहे थे, जिसके पहले चरण में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को तख्त से हटाने के लिए जंग छेड़ दी और साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने वहाँ के हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालकर डिवाइडेड एंड रूल की कूटनीति लागू की। इसे संभालने में नवाब सिराजुद्दौला नाकामयाब रहे और नतीजा अंग्रेज़ों के लिए फ़ायदेमंद रहा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हारने के बाद अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के सेनापति को अपने साथ मिला लिया और उसे बंगाल का नवाब बना दिया। समय बीतता गया और भारत पर अंग्रेज़ों की ताकत और अधिकार उसी के साथ साथ बढ़ती जा रहे थे। सन 1764 में अंग्रेज़ फौज ने बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुग़ल बादशाह आलम द्वितीय इन तीनों को हराया। इसके अलावा निज़ामा और मराठों के बीच फूट डालकर अंग्रेज़ों ने पहले तो उन्हें लड़ाया और फिर उनकी लड़ाई का फ़ायदा उठाकर खुद उनकी कमज़ोर सेना को हराकर उन्हें
की रियासतों पर कब्जा कर लिया और अंग्रेज़ों ने अपनी इसी रणनीति और कूटनीति को अपनाते हुए 18वीं सदी तक भारत के लगभग हर क्षेत्र पर अपना संपूर्ण कब्जा जमा लिया, जिसके बाद उन्होंने अपना व्यापार और अपने अधिकार क्षेत्र की अन्य कई चीज़ों पर अपनी मनमर्जी के टैक्स लगाकर काफ़ी कमाई करी और भारत को अंदर तक लूट लिया। अंग्रेज़ों को भारत पर पूरी तरह से राज करने के लिए कुछ भारतीयों को भी अपने साथ शामिल करना था और उन्होंने उन बड़े ज़मींदारों को अपने साथ मिला लिया जिसने आगे चलकर उन्हें बहुत फ़ायदा होने वाला था। यूँ तो अंग्रेज़ों ने भारत में कुछ बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी लागू करना, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे वगैरह लाना, जिस वजह से समाज सुधारक अंग्रेज़ों से काफ़ी प्रभावित हुए और उनका साथ देने लगे, मगर यही विश्वासघात की वजह थी। 1857 के स्वतंत्रता क्रांति के दौरान कई बड़े जमींदार और समाज सुधारक अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे, जिस वजह से आगे चल अंग्रेज़ों को भारत पर जीत हासिल करना आसान हो गया। भारत पर जीत के बाद मुग़ल सम्राट के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अपना बंदी बनाकर रंगून की जेल में डाल दिया और उसके परिवार को मौत के नींद सुला दिया और पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो दोस्तों, ये वो दुख भरी दास्तां है जिसमें मुग़लों की एक गलती और अपने निजी स्वार्थ की भावना ने अंग्रेज़ों को भारत में पांव रखने का मौका दे दिया और इनकी इसी गलती का खमियाजा हिंदुस्तान की कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। वैसे आपके नज़रिए से अंग्रेज़ों के आगमन के लिए मुग़ल साम्राज्य जिम्मेदार है या नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।